साथी हैं, तो मैं इसी क्रम में बिना किसी देरी के डॉक्टर भूमिका श्रीमाली को भी आमंत्रित कर देता हूं, जिन्होंने इसी साल जिन्होंने असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट परीक्षा भी पास की है। तो उनको हम बधाई देते हुए उनको आमंत्रित करते हैं आज के इस सेशन में कि वो भी अपना परिचय दें और अपनी बात सीजीपीएससी और एससीएफ के लिए अपना मैसेज कन्वे करें छात्रों के साथ और हम सभी के साथ। भूमिका श्रीमाली। जी सर, जी सर। थैंक यू सर। और गुड इवनिंग ऑल। मैं डॉक्टर भूमिका श्रीमाली। मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ और मैंने अभी फॉरेस्ट का जो कंबाइंड एग्जाम हुआ था सीजीपीएससी के थ्रू, इसमें मुझे एसीएफ का पोस्ट मिला है। और मेरी जो सीजीपीएससी की जर्नी है वो थोड़ी लंबी रही है। तो मैंने 2018 से अपना पीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और इस दौरान मतलब कुछ फेल्योर भी मुझे मिले। 2018 में मैंने जब एग्जाम दिया तो मैं इंटरव्यू तक गई, लेकिन मुझे पोस्ट नहीं मिला। देन मुझे थोड़ा डीमोटिवेशन हुआ। मैं सोची कि यार थोड़ा सा टफ होगा, तो मैंने जो जंगल सफारी में मैंने वेटनरी डॉक्टर का जॉब किया था उस समय पे। और इसके बाद फिर जब मैंने जॉब किया तो थोड़ा मुझे फॉरेस्ट में इंटरेस्ट आने लगा। वैसे मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था कि मैं थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पे जाऊं करके। तो इसी को अपने जो एम मैंने सेट किया था कि हाँ, मैंने वेटनरी में ग्रेजुएशन किया, लेकिन तब से मैं अपना फील्ड चेंज करना चाहती थी और इसलिए मैंने फिर सीजीपीएससी का तैयारी स्टार्ट किया। अगर मैं वेटनरी को कंटिन्यू करके मुझे उसमें अच्छा उसमें करियर है, लेकिन चूंकि मेरा इंटरेस्ट यहाँ था तो मैंने पीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। और मेरी जर्नी है जो थोड़ी लंबी रही है। तो मैं जो भी स्टूडेंट है उनको यही कहना चाहूंगी कि अपना जब भी आप अपना एम सेट करें और जब आप तैयारी स्टार्ट करें तो थोड़ा धैर्य बना के रखें और अपनी तैयारी में, अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी बना के रखें कि जब तक आपका जो एम है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे तब तक आप तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। और इस दौरान कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं जब आपको थोड़ा फर्म डिसीजन लेना होता है। जैसे अभी सर ने कुछ देर पहले ही कहा रिस्क के बारे में, तो मैंने भी अपने लाइफ में रिस्क लिया था। मैंने जब मैं जंगल सफारी में जॉब में थी तो इसके आगे मेरे पास और कोई जॉब नहीं था। मतलब तब मैंने प्रिपरेशन के लिए ही मैंने उस जॉब को ड्रॉप किया था। और सर ने उस समय पे मुझे मोटिवेट किया था कि अगर तुमको कुछ और करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, तो कभी कभी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। कुछ चीजों को छोड़ के हमको आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए उमेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। अगर वो शायद नहीं बोलते तो शायद मैं ये डिसीजन नहीं ले पाती कि मुझे जॉब छोड़ना है करके। और शायद फिर मैं ये जो एसीएफ का पोस्ट मुझे मिला है वो भी ना मिल पाता, क्योंकि मैं फिर उसको ही कंटिन्यू करते रहती। तो आ, आप सब भी अब जब कभी भी आपके लाइफ में ऐसा कुछ पल आए तो थोड़ा अपनी क्षमताओं का आप आकलन करें कि हाँ, हम ये चीज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये चीज कर सकते हैं तो बेशक आप उस दिशा में आगे बढ़ें। और जब 18 के बाद फिर मैंने फिर 20 में भी मेंस और इंटरव्यू दिया था, लेकिन मुझे पोस्ट नहीं मिला। 21 में भी मैंने दिया लेकिन नहीं मिला। तो फाइनली अभी जो 2020 में ये एग्जाम हुआ था और इसमें मुझे 2023 में फाइनल रिजल्ट आया है, इसमें मुझे एसीएफ का पोस्ट मिला है। और इस बीच में मैं 2021 से वेटनरी असिस्टेंट सर्जन के पोस्ट में पशुधन विकास विभाग में भी कार्यरत थी। तो मैंने अपना जो प्रिपरेशन है वो जॉब के साथ साथ किया है। तो जॉब के साथ साथ जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे किसी एग्जाम का, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी होगा टाइम मैनेजमेंट करने का। तो मैं आप सभी से, जो भी जॉब के साथ में प्रिपेयर करने वाले होंगे नए स्टूडेंट्स, उनको यही बोलूंगी कि आप अपने एम को अपने साथ बनाए रखना और उसको कभी आंखों से दूर नहीं होने देना। मतलब कि आप कभी ये नहीं सोचना, हार नहीं मानना कि भाई हम टाइम नहीं मिलेगा, कैसे मैनेज करेंगे। हर चीज हो जाता है, हर चीज संभव होता है। अगर आप पूरी लगन से करेंगे तो एक दिन निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और अभी के लिए सर मैं इतना ही कहना चाहूंगी। आगे किसी जी चीज के लिए अगर गाइडेंस की किसी भी उसमें जरूरत होगी तो मैं अवेलेबल रहूंगी। जी, अगर तो दिनेश सर होंगे तो उनका भी परिचय हो जाए। अभी जेई का भी पेपर आने वाला है सर और चूंकि उन्होंने सर आपके कभी जीवन नेक्स्ट साथी के रूप सेशन में में। आपका हेल्प किए हैं। जी, जी तो बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल, सेशन बहुत में। ज्यादा उनका बहुत सपोर्ट रहा है। जी जी तो सर अगले किसी जी आपके सेशन में जरूर उनको लाएंगे, जी तब जी उनको शामिल करेंगे। जी। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने डॉक्टर भूमिका श्रीमाली जी को भी सुना
कि जीवन में कैलकुलेटेड रिस्क की जरूरत हमको बीच बीच में पड़ेगी, और ऐसा नहीं है कि हमको रिजाइन करना ही जरूरी है। कई बार आपको जॉब के साथ भी, जैसा कि उन्होंने अपने रिसेंट अनुभव के बारे में भी बताया, और उनको फैमिली से और उनके जीवन साथी जो सर हैं उनसे भी सपोर्ट मिला। और अगर ऐसा कोई भी रिस्क है तो मूवमेंट 21 स्टूडेंट्स और हमारे सभी साथी आपको गाइड करेंगे इसमें, और कोशिश करेंगे कि आपको बिना जॉब छोड़े भी सहायता मिले। और अगर आपको ऊंचा सपना देखना है तो आपको आगे सतत मेहनत के साथ एक जो आपका फर्म डिसीजन है उसको बनाए रखना है। हम में से बहुत सारे साथी हैं, मैंने बहुत सारे जॉब छोड़े हैं, तारिन भाई भी छोड़े थे, डॉक्टर भूमिका भी छोड़ी थी, और हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनसे आपकी मुलाकात भी आगे होगी, और जो आपके साथ अब सतत बने रहेंगे इस करियर गाइडेंस सीरीज के माध्यम से भी। तो हम आज ये आह्वान करते हैं कि आप सभी सीजीपीएससी, यूपीएससी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, रिसर्च, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ना है, मूवमेंट 21 स्टूडेंट्स ऐसा कभी अनुभव नहीं होने देगा कि जहां पे आपको इक्वालिटी, जस्टिस या कॉमिटी मतलब कलेक्टिव आपके साथ लोग नहीं है। एक ऐसा पुराना जमाना था जब किसी के साथ ऑफिसर नहीं हुआ करते थे, किसी के साथ गाइड नहीं हुआ करते थे। तो मूवमेंट 21 स्टूडेंट्स विंग का ये प्रण है कि वो आपके साथ, सभी के साथ लगातार उपलब्ध हो सकेगा। सीजीपीएससी के बारे में एक और भी धारणा है कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस में लगातार हमारे अंक नहीं आ पाते हैं और रैंक नहीं आ पाता है, उसको कैसे संभाला जाए। जैसे कि मैंने बहुत बार सीजीपीएससी का मेंस दिया, एक आध बार छोड़ा था, उसके बाद लगातार दिया, 2-3 बार रैंक भी हासिल किए। इंटरव्यू के लिए गाइड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सीनियर्स उपलब्ध हैं, जैसा कि आप लोगों ने लगातार सुना है हमारे अधिकारियों को। आज भी छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के साथी यहाँ पे उपलब्ध थे, पर स्पीकर्स के ज्यादा होने के कारण हम उनको मंच नहीं दे पाए हैं। फिर भी मैं डॉक्टर अभिषेक पटेल सर को आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच, कि वो मुख्य परीक्षा के बारे में भी, और रैंक बट कैसे अच्छा लाया जाए, कैसे एक बार में ही सीजीपीएससी या यूपीएससी के पहलुओं में अच्छे मार्क्स हासिल किया जाए, उस पे भी हमें गाइड करें। संक्षिप्त रूप से डॉक्टर अभिषेक पटेल सर। डॉक्टर पटेल सर जुड़े हुए हैं। धन्यवाद इतना अच्छा शानदार कार्यक्रम करने के लिए, विशेष तौर से उमेश भाई को और प्रहलाद भाई को, शशि जी को, कि इस कार्यक्रम की योजना बनाया। और जितने भी छात्र छात्राएं जुड़े हुए हैं हमारे स्टूडेंट विंग के माध्यम से, और जो उत्सुक हैं, तैयारी करने वाले हैं, मैं एक करीब 6:30-7 बजे से मैं देख रहा हूँ कि इतने अच्छे वक्ता आए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, और अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं। इससे क्या है, इस प्रोग्राम की महत्ता बढ़ जाती है कि आपको करियर के नए नए आयाम सीखने को मिल रहा है। समय तो बहुत हो गया है, बहुत सारे बच्चे जा भी रहे हैं, तो जो जुड़े हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो पीएससी तैयारी, यूपीएससी और सीजीपीएससी की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप। चूंकि हम YouTube में लाइव हैं सर, और ये वीडियो लगातार रहेगा, और अभी तो लोग सीजीपीएससी के लिए खोजेंगे, जी इसलिए जी हमारे लिए एक सफलता है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी हो या सीजीपीएससी के लिए हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले माइंड मेकअप करें और थोड़ा 1-2 साल का वक्त लें कि हमारे पास 2 साल है, और उसके अनुसार आप अपने समय लेकर तैयारी शुरू करें। और हमेशा ध्यान रखें कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करें, उससे पहले आप मुख्य परीक्षा की तैयारी से अपने को आके तैयारी करें, और 1 साल पर स्टडी करें अच्छे से। हो सके तो ग्रेजुएशन के जस्ट बाद, या हो सके तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से शुरू कर दें अपने तैयारी को। एनसीईआरटी किताबों से पढ़ना लिखना शुरू करें। और अ, इससे उसके पहले के वक्ता बहुत अच्छे तरीके से बताया किस तरह से अपने करंट अफेयर को तैयार करना है। हम लोग जब मेंस का तैयारी, यूपीएससी जब मैं दे रहा था 2011 में, मैंने इंटरव्यू दिया था यूपीएससी का, तो उस जी समय सर। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए थे जो हम लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, मुख्य परीक्षा के लिए आए थे। कि जैसे था परमाणु अप्रसार संधि पर उसमें भारत ने साइन किया था, उसके बारे में प्रश्न आए। महिला जो अभी आरक्षण का मुद्दा चल रहा है लोकसभा में, उस समय मुझसे पूछा गया। आरटीआई का हम लोग मेंस की तैयारी की था, इंटरव्यू में पूछा गया।
तो मुख्य परीक्षा की जो तैयारी हो इतनी विशद हो, इतने बढ़िया हो, व्यवस्थित हो और क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हो कि आप इंटरव्यू और प्रीलिम्स दोनों में आपको फायदा हो सके। अब आते हैं मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग को लेकर। बहुत दुख भी होता है कि बहुत सारे बच्चे जो सामान्य से प्रश्न होते हैं, जैसे कि हिंदी में जो पढ़ाया जाता है, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं कि हाँ अनुस्मारक क्या है, परिपत्र क्या है, ये सब छोटी छोटी बातों को जो कि ग्रेजुएशन में पढ़ाते हैं, परीक्षा में आता भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीए में, बीएससी, बीकॉम में, लेकिन वो सब प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाते हैं। वो सर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो जन सामान्य से आपके रोजमर्रा की चीजों से जुड़ा है, उस पर ध्यान नहीं देने की वजह से वो गलत हो जाते हैं। तो अपने थोड़े से कहा जाता है कि जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो अपने परिवेश से बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसके प्रति जागरूक रहे अपने परिवेश के प्रति, जी तो आपको बहुत सारी तैयारी आसानी से हो सकता है। दूसरी बात, आपके पास जो ज्ञान है उसका इस्तेमाल करना सीखिए कि आप कैसे उस ज्ञान को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। आप ऐसे को ही ले लेते हैं, ऐसे हम लोग को करीब 4 ऐसे देखते हैं, जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ, 2 भारत से जुड़ा हुआ या विश्व से जुड़ा हुआ। तो ऐसे जांचते समय बहुत दुख होता है कि अधिकांश लोगों को ऐसे लिखने की स्किल का नहीं पता, वो उसको आंसर राइटिंग की तरह लिख रहे हैं। सामान्य सी बात है कि हाँ छत्तीसगढ़ में जो कोई योजनाओं पर अगर कोई निबंध आ गया लिखने को, तो क्या करते हैं कि उस योजना के बारे में पूरी तरह से बताते हुए उसके लाभ हानि बता दिए, बस हो गया। ऐसा नहीं करना है। ऐसे निबंध का मतलब होता है कि आप 80% आपकी अपने जो सृजनात्मक शक्ति है, जो सोचने की क्षमता है, उसमें नया कुछ बताने की क्षमता, उसको लिखना है और 20% तथ्यों का इस्तेमाल करना है। लेकिन होता उल्टा है, हमारे यहाँ छात्र जनरली देखने में आता है कि वे 80% निबंध में 80% बातें तथ्यात्मक ढंग से रख देते हैं। इतने परसेंट गरीबी है, इतने परसेंट भुखमरी है, इतना परसेंट ये है, इतने इतना लाभ हुआ। नहीं, इसका इस्तेमाल आप रचनात्मक ढंग से कीजिए, तब देखिए ऐसे बनेगा, तब आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे। इससे ऐसा चीज है कि आप 80-90% नंबर आसानी से ला सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे सामान्यतः जो लिखा हुआ मिलता है उसमें हम लोग 45 से 50% के बीच एवरेज नंबर देना पड़ता है, क्योंकि सबके आंसर एक जैसे रहते हैं। तो आप एक तो शुरुआत बहुत बढ़िया करें ऐसे में, अपने ढंग से सोचें कि मैं कहीं जा रहा था और देखा कि टाइप से, मान लीजिए कि नरवा गुरुवा पर ही अभी निबंध आया था 20 साल, तो कई लोग ने कुछ का कुछ लिखा है, तथ्यात्मक ढंग से लिख दिया कि योजना इतने तारीख को शुरू हुआ, इसमें इतने लाभ है, इतने इतने पैसे, इतने करोड़ रुपए दिए गए। ठीक है, वो आप लिख रहे हैं, लेकिन उसमें बताइए कि मैं जब गाँव में जा रहा था अचानक से महेंद्र नाम का लड़का मिलता है और बताता है कि वो पशुओं के चलते परेशानी नहीं हुई। इस ऐसा कुछ कीजिए जिससे मौलिकता ढल, उसको बोलते हैं मौलिक मौलिक लेखन। तो थोड़ा सा अपने आप को, ये तभी हो सकता है जब आप प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक ऐसे लिखने का अभ्यास डालें। देखिए हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो गलतियां कहाँ कर रहे जी थे, सर। हम लोग भी खूब पढ़ते जा रहे थे, लगता था कि यूपीएससी सीजीपीएससी केवल पढ़ने का काम है, खूब पढ़िए मेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। पढ़ने के साथ साथ अभ्यास बहुत जरूरी है। आप जितना अच्छा अभ्यास करेंगे, प्रत्येक दिन आप टाइम बनाए कि मुझे 10-9 बजे रात तक, 10 बजे रात तक मैं पढ़ूंगा और 10 से 11 बजे 1 घंटा आंसर राइटिंग करूंगा, और एक दिन सप्ताह में एक दिन कम से कम एक ऐसे जरूर लिखूंगा, और प्रत्येक दिन एक प्रश्न लिखूंगा। कोई भी सामान्य अध्ययन का प्रश्न है तो एक उठा लिए, फर्स्ट पेपर का उठा लिए, सेकंड पेपर का, इसी तरह बारी बारी से प्रत्येक दिन एक एक आंसर राइटिंग कीजिए। संडे को पूरा पेपर लिखने का प्रयास कीजिए, देखिए कैसे नहीं होता है। और जितना अच्छा आप लिखने का अभ्यास करेंगे, कम समय में संक्षिप्त तरीके से मौलिक लेखन करेंगे, उतना ही बेहतरीन नंबर मिलता है। क्योंकि शिक्षक जो भी जांचते हैं ना, प्रोफेसर, वो नंबर देने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन हम लोग को दुख होता है कि उस पैटर्न पर, उस तरीके से बहुत कम लिखा हुआ मिलता है। जहां लिखा हुआ मिलता है खूब नंबर मिलता है और लंबा डिफरेंस बनता है। हिंदी, छत्तीसगढ़ी और ऐसी ऐसा क्षेत्र है जहां आप बड़ा मार्जिन आप ले सकते हैं। तो आप सामान्य तैयारी, कम समय में तैयारी, ज्यादा समय की जरूरत नहीं है उसमें। आप अगर हिंदी प्रत्येक दिन आधा घंटा भी पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ी आधा घंटा पढ़ते हैं, और ऐसे केवल सप्ताह में एक दिन लिखते हैं, तब भी आपको इसमें 70-80% मार्क्स आराम से आ सकते हैं। बस स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हिंदी है तो हिंदी की कोई भी एक सामान्य ग्रामर की किताब है, उसको ले लीजिए, भोलानाथ तिवारी का आता है, सरस्वती पांडे की किताब आती है, कोई भी एक किताब ले लीजिए, वो अच्छे से पढ़ लीजिए, पर्याप्त होगा। छत्तीसगढ़ी की किताब आती है, उसको एक लेकर पढ़ लीजिए, उतना पर्याप्त है। और अपने आसपास के परिवेश परिवेश के प्रति जागरूक रहिए और निबंध लेखन का अभ्यास कीजिए। और निबंध लेखन में सबसे जरूरी है ना कि इधर उधर नहीं जाना है। मान लीजिए कोई एक टॉपिक आ गया, सबसे कठिन टॉपिक आप
सोच लीजिए कि दुनिया में कोई भी कठिन टॉपिक, मान लीजिए आप मुझे कोई एक टॉपिक देते हैं कि सर मैं बिल्ली पर कैसे लिखूं, ठीक है, तो आप पहले तो लिखिए कि आप जितने WH वर्ड हैं, क्या, कब, कैसे, कहाँ, इन सबों से प्रश्न बनाइए। वो बिल्ली कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, क्या करती है, फिर उसके इम्पैक्ट क्या है समाज पर, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यावरण पर, फिर उसके घरेलू और विदेशी, फिर उसको बना दीजिए कि फिर उसमें लाभ और हानि क्या है। इतना सारे आयाम हो जाएंगे आपके पास कि समय ही नहीं बचेगा उसमें आप लिखने के लिए। कई लोग बोलते हैं सर इतना लंबा कैसे लिखेंगे। अब सोचिए, हर टॉपिक पर 5 मिनट सोचने का समय दीजिए, निबंध पर 5 मिनट सोचिए, स्ट्रेटजी बनाइए, फिर लिखिए। और प्रश्न जो भी लिखिए, जो भी प्रश्न आपको आता है, अगर लंबा प्रश्न है तो उसको लिखने से पहले कम से कम 15 सेकेंड का समय जरूर दीजिए। उसको फ्रेम बनाइए और लिखिए अच्छे से। बाकी हम लोग और विस्तार से सभी टॉपिक पर बात करेंगे अलग से, क्योंकि निबंध एक ऐसा टॉपिक है कि 2-2.5 घंटे का समय चाहिए ताकि मैं विस्तार से आपको बता सकूं। उसी प्रकार हिंदी, सामान्य हिंदी है या छत्तीसगढ़ी है, उसको भी मैं बता सकूं। और स्ट्रेटजी के बारे में और विस्तार से बात होगी, क्योंकि और भी वक्ता है और आप सुनना चाहेंगे, और हम लोग और अच्छे से जुड़ेंगे समय निकाल कर। और फिर से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उमेश भाई और प्रहलाद भाई और सभी जो भी लोग इसमें जुड़े हैं, जिन्होंने ये पहल की है, ये बहुत ही बढ़िया पहल है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज गुंडरदेही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ 2012 से, और इससे पहले मैं 4 साल गवर्नमेंट कॉलेज किरंदुल जो दंतेवाड़ा जिला में, वहां पढ़ा चुका हूँ। और मैं जहां भी रहता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ के जो कमजोर तबके के जो बच्चे हैं, तभी गुंडरदेही कॉलेज में हम लोग 3 बजे से 4 बजे तक सभी क्लास जब समाप्त हो जाते हैं तो CGPSC, व्यापम और सभी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए 1 घंटे का स्पेशल क्लास आयोजित करते हैं, ताकि बच्चे उसमें आए, पढ़ें और तैयारी कर सकते हैं। और आपको जानकर खुशी भी होगा कि बहुत सारे बच्चे निकाल भी रहे हैं व्यापम की कई परीक्षा, और कई आर्मी में भी गए हैं, बैंक में भी निकाले हैं। बहुत अच्छा पहल है कि मैं चाहता हूँ कि इस टाइप का पहल हर कॉलेज में हो। लेकिन अब देखते हैं कैसा हो सकता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं M21 के माध्यम से, चीजों के माध्यम से। और पुनः आप सभी को धन्यवाद, और आगे हम लोग जुड़े रहेंगे लगातार M21 के माध्यम से, और आपको और आगे बढ़ने में जो मदद कर सकते हैं मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डॉक्टर अभिषेक पटेल सर ने जैसे कि ऐसे के बारे में, निबंध के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में बताया, और CGPSC के परीक्षा में हिंदी भाषा इवन मध्य प्रदेश हो या राजस्थान PSC हो, सभी में हिंदी भाषा का विशेष महत्व रहता है, और ऐसे का भी महत्व रहता है। तो आप सभी को जब भी इस फील्ड में जानकारी चाहिए रहेगी, आप निसंकोच मूवमेंट 21 के स्टूडेंट्स विंग से संपर्क करें। सर ने अपने UPSC के जर्नी के बारे में भी बताया, जो मुझे पहली बार पता चला। तो अब हम लोग भी UPSC के लिए भी लगातार सर से जुड़े रहेंगे। सर JNU से पढ़े भी हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से, और सर PhD हैं, और भी कई फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हिंदी भाषा में अगर पत्राचार और बाकी चीजों के लिए अगर आपको सहायता चाहिए, तो चूंकि मेरा कई बार 100% मार्क्स आया है, पेपर 7 में भी मैं छत्तीसगढ़ का टॉपर रहा हूँ, रैंक 1 रहा हूँ 1-2 बार, और सौभाग्य से निबंध में भी मैंने UPSC में संभवतः टॉप 5 के मार्क्स हासिल किए हैं अपने 1-2 मेंस में। तो आप मेरा पेपर देख सकते हैं। मेरे कुछ रूममेट्स हैं जो IAS अधिकारी हैं, जो मेरे साथ पहले पढ़ाई करते थे, वो भी पूरे भारत में टॉपर रहे हैं। कुछ लोग रैंक 1 रैंक 2 भी रहे हैं। तो करीब करीब भारतीय प्रशासनिक सेवा, छत्तीसगढ़ प्रशासनिक सेवा में हमारे साथी हैं, और टॉपर हम ही लोगों में से हैं। हम लोगों ने तो बहुत बार गाइडेंस भी नहीं लिया है, पर अब मूवमेंट 21 का स्टूडेंट्स विंग और ये करियर गाइडेंस सीरीज के माध्यम से हम सभी साथ मिलकर अलग अलग मुकाम में पहुंच सकते हैं, चाहे वो सिविल सेवा का हो, चाहे वो इंटरप्रेन्योरशिप का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो UPSC हो या CGPSC हो। तो मैं आज के इस ऑर्गेनाइजिंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये सेशन को फॉर्मल एक क्लोजर की तरफ ले जाना चाहूंगा। चूंकि